आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जश्न आजादी और मैं हूं आपके साथ चविष्का त्रि। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को लेकर, क्योंकि ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के संघर्ष, बलिदान और सपनों की कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं। 15 अगस्त भारत के लिए सिर्फ एक कैलेंडर की एक तारीख नहीं, ये वो दिन है जब देश आजादी की उस सुबह का गवाह बना जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया था। हर साल 15 अगस्त हमें हमारी आजादी का महत्व याद दिलाता है। आइए समझते हैं कि भारतीय इतिहास में 15 अगस्त का स्थान इतना खास क्यों है। 15 अगस्त 1947 का वो दौर जब भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का राज था, अत्याचार था, शोषण था, लेकिन हिंदुस्तानियों के भीतर आजादी की आग लगातार धधक रही थी। कहीं सत्याग्रह हुआ, कहीं असहयोग आंदोलन, तो कहीं अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांति की चिंगारी भड़की। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा का रास्ता देश की ताकत बना, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अनगिनत क्रांतिकारियों ने अपने साहस से अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी और जिंदगी भर ये नाम इतिहास में दर्ज हो गए। लेकिन आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले चेहरों की संख्या अनगिनत थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा का रास्ता देश की ताकत बना, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अनगिनत क्रांतिकारियों ने अपने साहस से अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी, जिसके बाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। हर भारतीय के लिए दिन गर्व, सम्मान और उत्सव का दिन है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से आजादी दी। आजादी के साथ भारत को अपने भविष्य का रास्ता खुद तय करने का अधिकार मिला। इसलिए 15 अगस्त सिर्फ उत्सव का दिन नहीं बल्कि हमारी लोकतांत्रिक यात्रा की याद भी है। हर साल इस दिन देश भर में तिरंगा फहराया जाता है। स्कूलों से लेकर सरकारी संस्थानों तक देशभक्ति के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। लेकिन आजादी का असली अर्थ सिर्फ जश्न मनाना नहीं बल्कि उस जिम्मेदारी को समझना भी है जो एक स्वतंत्र नागरिक के तौर पर हमारे कंधों पर है। देश की एकता, देश की अखंडता और देश की तरक्की, यही आजादी की असली भावना है। 15 अगस्त 1947 की वो ऐतिहासिक सुबह जब हिंदुस्तान ने गुलामी की लंबी रात को पीछे छोड़ दिया। भारत के लिए सिर्फ एक नई तारीख नहीं थी बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। सदियों के संघर्ष, अनगिनत बलिदानों और आजादी के लिए लड़ी गई लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार भारत ने अपनी तकदीर खुद लिखने की शुरुआत की। 14 अगस्त की आधी रात के बाद जैसे ही देश ने आजादी की पहली सांस ली, करोड़ों भारतीयों के सपनों को एक नई उड़ान मिली। लेकिन यह आजादी सिर्फ जश्न की ही कहानी नहीं थी, इसके पीछे उन लाखों लोगों का संघर्ष था जिन्होंने अपना वर्तमान देश के भविष्य के लिए कुर्बान कर दिया। सदियों की गुलामी के बाद 1947 में भारत ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी नई यात्रा शुरू की। आधी रात के उस ऐतिहासिक क्षण के बाद भारत के सामने एक नई चुनौती थी। देश को अपने पैरों पर खड़ा करना था। गरीबी, अशिक्षा, कमजोर अर्थव्यवस्था, बुनियादी सुविधाओं की कमी, देश के सामने कई मुश्किलें थी। लेकिन मुश्किलों के बावजूद भारत ने आगे बढ़ने का फैसला किया। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव मजबूत हुई, नई संस्थाएं बनी, शिक्षा और विज्ञान को बढ़ावा मिला, उद्योग और कृषि के विकास पर जोर दिया गया और धीरे धीरे भारत ने अपनी विकास यात्रा शुरू कर दी। 1947 की वो सुबह आज भी याद दिलाती है कि आजादी सिर्फ एक उपलब्धि नहीं बल्कि एक नए भारत के निर्माण की शुरुआत थी। आजादी का जश्न तिरंगे के बिना अधूरा है और तिरंगे के साथ जब राष्ट्रगान की धुन गूंजती है तो हर भारतीय के भीतर देशभक्ति की भावना जाग उठती है। ये सिर्फ एक झंडा और एक गीत नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की पहचान, सम्मान और एकता का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, तिरंगे के हर रंग के पीछे एक संदेश है और राष्ट्रगान की हर पंक्ति देश की एकता और विविधता की कहानी कहती है। आइए जानते हैं उस तिरंगे की कहानी जिसके सामने पूरा हिंदुस्तान सिर झुकाता है। तिरंगा भारत की आन, बान और शान। इसके 3 रंग और बीच में बना अशोक चक्र सिर्फ एक डिजाइन नहीं
बल्कि भारत के विचार और उसकी पहचान को अपने भीतर समेटे हुए है। केसरिया रंग साहस, त्याग और बलिदान की भावना का प्रतीक है। सफेद रंग शांति, सत्य और सद्भाव का संदेश देता है, तो हरा रंग धरती, समृद्धि और विकास की उम्मीद को दर्शाता है। और इन तीनों रंगों के बीच मौजूद अशोक चक्र हमें याद दिलाता है कि भारत को हमेशा आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। तिरंगा देश के जवान के हाथ में है, खिलाड़ी के हाथ में है, किसान के सपनों में है और हर भारतीय के दिल में है। इसी तरह राष्ट्रगान देश की एकता और गौरव की सामूहिक अभिव्यक्ति है। और फिर वो पल आता है जब तिरंगे के सामने राष्ट्रगान की धुन गूंजती है। जन गण मन, इन शब्दों के साथ जैसे पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है। स्कूल के मैदान से लेकर देश की संसद तक, खेल के मैदान से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक, जहाँ भी राष्ट्रगान बजता है वहाँ हर भारतीय के चेहरे पर गर्व दिखाई देता है। राष्ट्रगान सिर्फ कुछ शब्दों का समूह नहीं, ये भारत की विविधता में छिपी उस एकता की आवाज है, जहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन देश के सम्मान के सामने हर पहचान एक हो जाती है। और जब खिलाड़ी पदक जीतकर तिरंगे के साथ खड़े होते हैं, जब कोई भारतीय दुनिया के मंच पर राष्ट्रगान सुनता है, तो सिर्फ एक धुन नहीं होती, वो करोड़ों भारतीयों के सपनों, उम्मीदों और गौरव की आवाज होती है। यही वजह है कि राष्ट्रगान की हर धुन के साथ भारत का सम्मान और भारतीय होने का गर्व और भी गहरा हो जाता है। 1947 में भारत ने आजादी हासिल की, लेकिन आजादी के साथ देश के सामने एक नई चुनौती भी खड़ी थी। एक ऐसे भारत के निर्माण की चुनौती जो अपने पैरों पर खड़ा हो, विकास की राह पर आगे बढ़े और दुनिया के सामने अपनी मजबूत पहचान बनाए। गुलामी से मिली विरासत में चुनौतियां थी, लेकिन हौसला था आगे बढ़ने का। और इसी हौसले के साथ भारत ने शिक्षा से लेकर विज्ञान तक, खेती से लेकर उद्योग तक और तकनीक से लेकर अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में अपनी नई कहानी लिखनी शुरू की। आजादी के बाद भारत ने कैसे तय किया संघर्ष, ये विकास तक का लंबा सफर देखिए। आजाद भारत के सामने चुनौतियों का पहाड़ था। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, कमजोर बुनियादी ढांचा और सीमित संसाधन। लेकिन देश ने मुश्किलों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। धीरे धीरे स्कूल और विश्वविद्यालय बने, वैज्ञानिक संस्थान खड़े हुए, उद्योगों का विस्तार हुआ। भारत ने अपने विकास की नींव मजबूत करनी शुरू की। उसके बाद कृषि में बदलाव आया, उद्योग बढ़े, सड़क और रेल नेटवर्क मजबूत हुआ, विज्ञान और तकनीक ने नई दिशा दी। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ी। आज वही भारत डिजिटल तकनीक के दौर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। गाँव से शहरों तक कनेक्टिविटी बढ़ी, नई सुविधाएं लोगों तक पहुंच रही है। भारत ने अपनी पहचान सिर्फ एक विकासशील देश के रूप में नहीं, बल्कि तेजी से आगे बढ़ती वैश्विक शक्ति के रूप में भी बनाई। 1947 से आज तक का सफर कई पीढ़ियों की मेहनत का परिणाम है। खेती से आत्मनिर्भरता तक भारत की बड़ी चुनौती थी अपने लोगों के लिए पर्याप्त अन्न जुटाना। फिर आई हरित क्रांति, खेती में नई तकनीक आई, सिंचाई का विस्तार हुआ, उत्पादन बढ़ा और भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने लगा। शिक्षा और विज्ञान, विकास की नींव शिक्षा से मजबूत हुई। देश में उच्च शिक्षा के बड़े संस्थान बने, वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा मिला और विज्ञान धीरे धीरे भारत की विकास यात्रा का अहम हिस्सा बन गया। फिर भारत ने अंतरिक्ष की तरफ कदम बढ़ाया। रॉकेट लॉन्च से शुरू हुआ सफर आज चंद्रमा और अंतरिक्ष की नई सीमाओं तक पहुंच चुका है। तकनीक का नया भारत। एक वक्त था जब तकनीक भारत के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। मोबाइल और इंटरनेट से लेकर डिजिटल पेमेंट तक टेक्नोलॉजी ने आम भारतीय की जिंदगी को बदल दिया। डिजिटल सेवाओं ने गांव से लेकर शहर तक लोगों को एक दूसरे से और सरकारी सेवाओं से जोड़ने का काम किया। आज भारत की डिजिटल क्षमता दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। बदलता भारत, सड़कों और एक्सप्रेस, आधुनिक रेलवे, नए एयरपोर्ट, बदलते शहर और तेजी से बढ़ती डिजिटल कनेक्टिविटी, ये तस्वीर उस भारत की है जो आजादी के बाद से लगातार अपने विकास का रास्ता तय कर रहा है। लेकिन ये सफर सिर्फ इमारत और तकनीक का सफर नहीं, ये करोड़ों भारतीयों की मेहनत का परिणाम है। विकसित भारत। आज भारत शिक्षा से लेकर विज्ञान तक, खेल से लेकर तकनीक तक, रक्षा से लेकर अंतरिक्ष तक
लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है, लेकिन मंजिल अभी बाकी है। 2047 जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे, तब भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखने का सपना आज की पीढ़ी के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। 1947 में भारत ने आजादी हासिल की। आज भारत अपने भविष्य को आकार दे रहा है। आजादी से विकास तक का सफर पूरा हुआ, अब बारी है विकास से विकसित भारत तक पहुंचने की। आजादी की लड़ाई की जब भी बात होती है तो जहन में देश के बड़े बड़े आंदोलन और महान क्रांतिकारियों के नाम आते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की आजादी की इस लंबी लड़ाई में हरियाणा की धरती का योगदान भी बेहद अहम रहा है। कैसे, देखिए। 1857 की क्रांति हो, अंग्रेजों के खिलाफ किसान और ग्रामीणों का विरोध हो, या फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन, हरियाणा के लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। साल 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विद्रोह की चिंगारी भड़क चुकी थी और इस चिंगारी से हरियाणा भी अछूता नहीं रहा। उस दौर में आज के हरियाणा के कई इलाकों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई। रेवाड़ी के शासक राव तुलाराम ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। उन्होंने स्थानीय लोगों और सैनिकों को संगठित किया और अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। रेवाड़ी से लेकर आसपास के इलाकों तक अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रतिरोध ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। 1857 में हरियाणा में भी बगावत हुई। राव तुलाराम ने आजादी की लड़ाई में काफी संघर्ष किया। राव तुलाराम एक ऐसे योद्धा जिसने अंग्रेजों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। रेवाड़ी के इस वीर ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य मोर्चा संभाला। उनके साथ स्थानीय लोगों और सैनिकों ने भी अंग्रेजों का मुकाबला किया। हालात मुश्किल थे, संसाधन सीमित थे, लेकिन हौसला मजबूत था। 1857 की क्रांति भले ही सफल नहीं हुई, लेकिन इस संघर्ष ने आने वाली पीढ़ियों में अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध की भावना को मजबूत किया। राव तुलाराम प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विदेशी सहायता का अभियान चलाया था। 1857 के सेनानियों में राव तुलाराम का योगदान अतुलनीय है। अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजाने के बाद जब अंग्रेजी सेना ने रेवाड़ी में रामपुरा के किले पर कब्जा कर लिया, तो राव तुलाराम राजस्थान में बीकानेर, जोधपुर, कोटा, मारवाड़ के राजाओं के पास मदद मांगने गए, परंतु राजस्थान के राजा अंग्रेजों के साथ संधि से बंधे थे, इसलिए मदद नहीं कर पाए। परंतु राव तुलाराम ने राजस्थान के राजाओं से रूस के जार के नाम पत्र लिए, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ मदद मांगी गई थी। वहां से तुलाराम कालपी पहुंचे, जो लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, फिरोज शाह मेहता जैसे क्रांतिकारियों का गढ़ था। राव तुलाराम वहां से सेना लेकर रेवाड़ी की तरफ आए, परंतु उस समय नसीबपुर के युद्ध के बाद वहां की जनता में भय पैदा कर दिया। कर्नल रेडमंड सेना लेकर रेवाड़ी की तरफ बढ़े। राव तुलाराम जनता का साथ न मिलता देख वापस चले। जिसके बाद क्रांतिकारियों ने तय किया कि विदेशी मदद ली जाए और इसके लिए राव तुलाराम को चुना गया। बम्बई के रास्ते राव तुलाराम बुसायर पहुंचे, वहां से सिराज गए और वहां के राजकुमार से मिले। वहां से इस्फान होते हुए तेहरान पहुंचे, वहां के गवर्नर से भी मिले, परंतु तब तक कोई ठोस सहायता का आश्वासन नहीं मिला और वहां से अनेक देशों के राजनयिक केंद्र रसद पहुंचे। 5 दिसंबर 1860 को रसद में रूस के राजदूत से भी मिले और अपने पत्र के साथ जोधपुर, बीकानेर और जयपुर के राजाओं के रूस के जार के नाम दिए गए पत्र भी सौंप दिए। रूस के जनरल से भी उनकी मुलाकात हुई और सेंट पीटर्सबर्ग जाने की और जार से मिलने की इच्छा जताई। अनुकूल मौसम के इंतजार में वहां रुके हुए थे और इसी दौरान ब्रिटिश राजदूत को तुलाराम का पता चल गया और राव तुलाराम ने रसद छोड़ने में ही भलाई समझी। अफगानिस्तान में भी दोस्त मोहम्मद से भी मिले। दोस्त मोहम्मद ने सैन्य सहायता के लिए लाचारी व्यक्त की। वहीं दोस्त मोहम्मद की सेना में अनेक भारतीय अहीर राजपूत क्रांतिकारियों को सेना में देखा। वहीं वे नाना साहिब के मंत्री सैयद मोहम्मद इसहाक से भी मिले। दोस्त मोहम्मद के एक युद्ध में मौत हो गई। राव तुलाराम भी काबुल आ गए, जहां 23 सितंबर 1863 को बीमारी से उनकी भी मौत हो गई। इस तरह राव तुलाराम विदेशी सहायता के लिए अनेक देशों में गए, परंतु उस समय परिस्थितियां ब्रिटिशों के पक्ष में। भारतीय इतिहास में अंग्रेजों के खिलाफ विदेशी सहायता के प्रयास करने वाले पहले भारतीय क्रांतिकारी थे राव तुलाराम।
15 अगस्त 1947 यानी वो तारीख जो भारत ने अंग्रेजी हुकूमत से आजादी हासिल की। लेकिन क्या आपको पता है, भारत को आजादी मिलने की तारीख पहले 15 अगस्त 1947 नहीं बल्कि जून 1948 तय की गई थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेजों ने करीब 10 महीने पहले ही भारत के सामने घुटने टेक दिए और भारत छोड़ने का फैसला कर लिया। 15 अगस्त 1947 की तारीख के पीछे की वो कहानी जिसने भारत और पाकिस्तान दोनों का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। 1948 में मिलनी थी आजादी, क्या मजबूरी थी कि अंग्रेजों ने 10 महीने पहले ही टेक दिए घुटने। विभाजन की पटकथा में जिन्ना के साथ अंग्रेजों की पूरी हिस्सेदारी थी। जिन्ना मुस्लिम लीग के पर्याय थे। माउंटबेटन को भी पता था कि पाकिस्तान का निर्माण जिन्ना के रहते ही मुमकिन होगा। 1948 में मिलनी थी आजादी, क्या मजबूरी थी कि अंग्रेजों ने 10 महीने पहले ही घुटने टेके। भारत की आजादी की तारीख कैसे तय हुई थी, आज इन सभी पर एक एक कर बात करते हैं। रेडियो पर आजादी की तारीख की घोषणा के साथ ही तमाम ज्योतिषी अपने पंचांग खोलकर बैठ गए। तीर्थ नगरी काशी से तिरुपति तक एक ही भविष्यवाणी, अनिष्टकारी तारीख। ज्योतिषीय परामर्श था कि एक दिन अंग्रेजों की गुलामी और सही। कलकत्ता के स्वामी मदनानंद ने अपना नववार्ष निकाला। ग्रह नक्षत्र राशियां सबका हिसाब मुख से निकला। अनर्थ। उन्होंने माउंटबेटन को पत्र लिखा, ईश्वर के लिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता न दीजिए। यदि इस दिन स्वतंत्रता मिली तो इसके बाद बाढ़ अकाल का प्रकोप नरसंहार होगा। इसका कारण केवल ये होगा कि स्वतंत्र भारत का जन्म एक अत्यंत अशुभ दिन होना निर्धारित किया गया है। लॉर्ड लुईस माउंटबेटन के पत्रकार सम्मेलन में ये आखिरी सवाल था, जब आपने सत्ता हस्तांतरण का फैसला कर लिया है तो फिर कोई तारीख भी तय की होगी। जी हाँ, यकीनन उनका जवाब था। तो वे तारीख क्या है, उससे जुड़ा अगला सवाल। जी हाँ, मैंने सत्ता सौंपने की तारीख तय कर दी। कहने के बाद माउंटबेटन की आवाज कुछ पलों के लिए थमी। जिंदगी ने सब कुछ छीन लिया। वायरल हुए इस दर्दनाक वीडियो ने रुला दिया था। सच ये था कि उन्होंने तब तक कोई तारीख ही तय नहीं की। सवाल और जवाब के ठहराव के बीच उनके दिमाग में कई तारीखें घूमी। भारत से ब्रिटिश राज का सूरज डूबना उनके नाम दर्ज हो रहा था। भावनाएं उमड़ी, फिर जवाब पूरा हुआ। भारतीय हाथों में सत्ता अंतिम रूप से 15 अगस्त 1947 को सौंपी जाएगी। जून 1948 तक का था वायदा, फिर 10 महीने पहले क्यों? माउंटबेटन 3 जून 1947 को भारतीय नेताओं से विभाजन की मंजूरी हासिल कर चुके थे। अब वे जल्दी में थे। बैठक में दोनों पक्षों के शीघ्र सत्ता हस्तांतरण पर जोर दिया गया था। वायसराय ने 30 जून 1948 तक इसकी संभावना बताई थी। फिर अचानक 10 महीने पहले ही तारीख क्यों तय की गई? ये जल्दबाजी भयानक त्रासदी लेकर आई। 30 लाख मौतें, 1.5 करोड़ आबादी का विस्थापन, हिंसा का तांडव, महिलाओं बच्चों पर रोंगटे खड़े करने वाले अत्याचार, लाशों से भरी ट्रेनें, जलते मकान और लपटों में घूमते लोग, दिल दहला देने वाली चीखें, सड़कें, गांव, नदी, तालाब, सब खून से लाल। मौलाना आजाद की भूमिका, कड़वाहट, दूरियां चरम पर। विभाजन की खबर ने उत्तेजना को और बढ़ाया था। बड़ी आबादी अपने अगले वतन को लेकर संशय में थी। विभाजन का आधार मजहब था, इसलिए जिसकी जहां तादाद कम उसका डर वहां उतना ज्यादा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने माउंटबेटन से आजादी की तारीख 15 अगस्त 1947 से बढ़ाकर 1 साल आगे बढ़ाने को कहा था। जल्दबाजी में बंटवारे से पैदा हो रही दिक्कतों का आजाद से हवाला किया था। उन्होंने दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल उठाए। माउंटबेटन ने तसल्ली दी थी कि मैं हथियारबंद पुलिस का ही नहीं बल्कि फौज और एयरफोर्स का, टैंकों और जहाजों का इस्तेमाल करूंगा ताकि गड़बड़ी करने वालों से सख्ती से निपटा जा सके। लेकिन दंगों मारकाट के बीच सारे तंत्र को लकवा मार गया। माउंटबेटन हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। 15 अगस्त की तारीख चुनने का कारण, मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर ने आजादी की तारीख तय करने में इस हड़बड़ाहट की मंशा जानने की कोशिश की थी। विभाजन का काम भारी भरकम था, उससे तमाम मुश्किलें जुड़ी हुई थी। फिर 30 जून 1948 के समय सीमा से पहले की तारीख क्यों तय की गई? माउंटबेटन के प्रेस सचिव रहे कॉम्पवेल जॉनसन ने उन्हें बताया, 15 अगस्त का दिन इसलिए चुना था क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान की सेनाओं ने मित्र देशों की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसी दिन दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। माउंटबेटन चाहते थे कि भारतीयों के सामने ब्रिटेन का आत्मसमर्पण किसी शुभ दिन की याद में, पर ब्रिटेन की विदेश विभाग के लोग इस तरह से सहमत नहीं। उनके मुताबिक माउंटबेटन ब्रिटिश रॉयल नेवी में कोई ऊंचा पद चाहते थे। इसके लिए वे जल्द से जल्द भारत का अपना अभियान पूरा कर लेना चाहते थे। भारत से वापसी में उन्हें अपना मनचाहा पद मिला। वे
दक्षिण पूर्व एशिया के नेवल कमांडर नियुक्त किए गए। माउंटबेटन के नियंत्रण से बाहर जा रही थी स्थिति। कुलदीप नैयर ने अक्टूबर 1971 में माउंटबेटन से सीधे सवाल का जवाब हासिल करने की कोशिश की। उनका जवाब था, चीजें मेरे हाथ से निकल गई। बार बार इसी पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, पंजाब में सिख विद्रोह पर उतारू थे, कलकत्ते में भयंकर कत्लेआम हो चुका था, देश में सांप्रदायिकता की आग भड़क रही थी। सबसे बढ़कर ब्रिटिशों की ये घोषणा अपना असर दिखा रही थी कि वे जहाँ जा रही हैं, इसलिए मुझे लगा कि हम जितनी जल्दी चले जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली इससे खुश हुए, लेकिन वे सभी अधिकार मेरे हाथ में दे चुके। माउंटबेटन की दलील। कुलदीप नैयर ने उन पर सीधे आरोप लगाया, तारीख पीछे खिसकाने के आपके फैसले के कारण सरहद के दोनों तरफ 10 लाख से ज्यादा लोगों के कत्लेआम का शिकार होना पड़ा। नैयर लिखते हैं, ऐसा लगा कि मैंने माउंटबेटन की किसी दुखती रग को छू लिया। वे अचानक बहुत गंभीर और उदास हो गए और किसी गहरी सोच में डूब गए। फिर कहा, बंटवारे के दंगे में लगभग 25 लाख जाने गई, लेकिन बंगाल के अकाल के वक्त मैंने 30 से 40 लाख की जानें बचाई। विरोध के बावजूद अपने जहाजों में 10% जगह खाली रखकर अनाज की बोरियां कलकत्ता पहुंचाई। वे अपने को तसल्ली दे रहे थे, मैं भगवान से कह सकता हूँ कि मैंने जितनी जानें गंवाई उससे ज्यादा बचाई। जहाँ जहाँ औपनिवेशिक राज खत्म हुआ, वहाँ खून खराबे को टाला नहीं जा सका। माउंटबेटन ने अपनी कमियां अदूरदर्शिता को छिपाने के लिए पहले गवर्नर जनरल रहे सी राजगोपालचारी के 1948 में ये संदेश की ढाल बनाई, अगर आपने उस समय सत्ता न सौंपी होती तो आपके पास सौंपने को कुछ नहीं रहता। जल्दबाजी की वजह जिन्ना तो नहीं, क्या इस जल्दबाजी की और भी कोई वजह हो सकती? विभाजन की पटकथा में जिन्ना के साथ अंग्रेजों की पूरी हिस्सेदारी। जिन्ना मुस्लिम लीग के पर्याय थे। माउंटबेटन को भी पता था कि पाकिस्तान का निर्माण जिन्ना के रहते ही मुमकिन होगा। बेशक 3 जून 1947 के माउंटबेटन प्लान को कांग्रेस की मंजूरी मिल चुकी। इसे टाले रहने और जिन्ना के तब जीवित न रहने पर स्थिति क्या होगी? जिन्ना की 11 सितंबर 1948 को मौत हुई, पर उनकी जानलेवा बीमारी के चलते उनकी आगे की बची उम्र का संकेत उनके डॉक्टर ने पहले ही दे दिया था। लॉर्ड वेवल को इसकी जानकारी थी। वेवल ने 10 जनवरी और 28 फरवरी 1947 की अपनी डायरी में जिन्ना को बीमार आदमी लिखा। क्या माउंटबेटन इससे अनजान थे? अगर सही में अनजान थे तो वे थे कांग्रेस के नेता। अप्रैल 1947 में कांग्रेस नेताओं को इसकी जानकारी रही होती तो शायद वे विभाजन रोकने के लिए कुछ और इंतजार मंजूर करते। अनिष्ट की काट के लिए चुना गया अभिजीत मुहूर्त। माउंटबेटन की घोषणा के मुताबिक आजादी की तारीख 15 अगस्त ही रही। ज्योतिषियों ने अनिष्ट की आशंका बताई, काट के लिए उनसे ही सहायता भी ली गई। आजादी की घोषणा अर्धरात्रि को की गई। ये ज्योतिषी ही थे जिन्होंने अभिजीत मुहूर्त का उल्लेख करते हुए 14 अगस्त की रात 11:51 से 12:39 के मध्य तक का समय भारत की स्वतंत्रता के लिए शुभ बताया, बताते हुए कि अंग्रेजी कैलेंडर भले रात में तिथि बदले, हिंदू पत्रिका पंचांग में सूर्योदय से ही तिथि बदलती है। आजादी सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि उन वीरों की अमानत है जिन्होंने इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनकी शहादत हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि आजादी बड़ी कुर्बानियों से मिली है। और इसी संदेश के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम जश्न आजादी। नमस्कार।